नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। यूएस इजराइल ईरान युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जिस दिन यह युद्ध शुरू हुआ, तीनों देशों के अपने कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे। यूएस चाहता था कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करके वहां एक रिजीम चेंज किया जाए ताकि जो चाइना की एनर्जी सप्लाई लाइंस हैं उनको तोड़ा जा सके, क्योंकि वेनेजुएला, ईरान वो दो सबसे बड़े सप्लायर थे जो चाइना को गैस और तेल सप्लाई करते थे। तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि भैया चाइना का रास्ता रोका जाए इन दो के माध्यम से। इजराइल का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है। उसे ये लगता है कि इजराइल का लैंड मास बहुत छोटा है, वहां पे जीव सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो उसे एक बड़ा व्यापक एरिया चाहिए और बिना ईरान को न्यूट्रलाइज किए वो उसे अचीव नहीं कर सकता। तो वो अपने उस ग्रेटर इजराइल के कह सकते हैं कि जो उसका पूरा का पूरा प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ईरान का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि बस किसी तरीके से अपने आप को सस्टेन करना है, बचा के रखना है, अपनी रिजीम को बचा कर रखना है, आईआरजीसी को इंटैक्ट रखना है और मुल्ला जो सिस्टम है उसको बचाए रखना है। ये तीन प्राइम ऑब्जेक्टिव थे और हर कोई उसे पाने में लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे युद्ध में दुनिया की क्या गलती थी? दुनिया का तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वो स्थिति आज इस युद्ध ने लाकर खड़ी कर दी है। और सिर्फ 38 किलोमीटर के उस एक चोक पॉइंट की वजह से, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, आज ये स्थिति आ गई है इस युद्ध के बाद। जिस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चोक हो चुका है और बहुत सस्ते 10-20 लाख के जो ड्रोन होते हैं ना, प्लास्टिक के, लकड़ी के और 2 स्ट्रोक इंजन से बनाए हुए हैं जो ईरान के, उनके माध्यम से, और बड़ी बड़ी जो मिसाइलें हैं जो 16 मैक पर चलती हैं उनके माध्यम से उसने दुनिया में आज ये स्थिति ला दी है कि बड़े बड़े एनालिस्ट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या दुनिया वापस से जो कोविड में लॉकडाउन लगा था उस स्थिति में जाने वाली है। और भैया जो कोविड में लॉकडाउन लगा था वो तो 1-2-3 महीने का प्रोसेस था कि धीरे धीरे अब चाइना में बीमारी फैली, अब अफ्रीका में फैली, फिर यूरोप में फैली, फिर एशिया में फैली, तो लोग तैयार कर रहे थे अपने आप को, तब जाकर कहीं लॉकडाउन लगा। लेकिन यहां तो अचानक से क्या स्थिति आ गई है, हर वो सेक्टर, सिर्फ हमें लगता है कि भैया तेल गैस ही तो नहीं आ रही, लेकिन उसकी वजह से किस तरीके से पूरी दुनिया चोक हो रही है, हर सेगमेंट, हर फील्ड। तो क्या दुनिया दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रही है? उस पर चर्चा होगी। और चर्चा होगी कि क्या भारत आज $150 प्रति बैरल से ऊपर पर तेल खरीद रहा है, और क्या भारत ने ईरान को $2 मिलियन दिए अपनी शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलवाने के लिए। इन सभी पर चर्चा होगी। पहले बात लॉकडाउन के ऊपर। देखिए, ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया है। ईरान की जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है जिसका नाम है साउथ पार्स, उसके ऊपर हमला किया और वो पूरी दुनिया, वो ईरान भी उसे शेयर करता है, उसे कतर भी शेयर करता है, यानी दोनों की गैस उस इलाके से आती है। उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया। वहां से दुनिया की लगभग 20 से 30% गैस सप्लाई आती है, यानी कि जो आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बाद उसी में जो रास लफेन है उसके ऊपर भी, पहले आपने साउथ पार्स के ऊपर हमला किया, ईरान के ऊपर, ईरान ने कतर के ऊपर किया, और वर्चुअली जो गैस सप्लाई है यहां से, यानी पूरी जो गैस सप्लाई लाइन है यहां से, वो यहां पर एक तरीके से पंगु हो गई, यहां से गैस निकलनी बंद हो गई। क्रूड का तो क्या है, देखिए क्रूड के साथ दिक्कत, गैस के साथ मेन दिक्कत है, क्रूड के साथ कम दिक्कत इसलिए है कि बहुत सारे देश हैं जो इसको सप्लाई करते हैं और उसको जो ले जाने का लॉजिस्टिकल नेटवर्क है वो बहुत मजबूत है। उस तरह के टैंकर्स, उस तरह की चीजें, पाइपलाइंस, बहुत सब कुछ है पूरी दुनिया में। आप रशिया से खरीद सकते हैं, वेनेजुएला से खरीद सकते हैं, अलग अलग देश है, गुयाना है, मिडिल ईस्ट में भी मान लीजिए आप रेड सी से निकाल सकते हैं। बहुत सारी एरियाज है जहां से आप उसे निकाल सकते हैं और उस तरह के टैंकर्स आपके पास है। लेकिन नेचुरल गैस के साथ या गैस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उस तरह के टैंकर्स आपके पास नहीं है। आपके पास रशिया में बहुत बड़ा भंडार है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन लाएंगे किस चीज में? क्योंकि जिस तरह के स्पेशलाइज्ड टैंकर्स चाहिए होते हैं दुनिया में लाने के लिए, वो रशिया के पास उतने नहीं है। कतर ने इस पूरे सेगमेंट में मोनोपोली या कहीं एक डोमिनेंट हाथ इसलिए बना पाया क्योंकि उसने उस तरह के टैंकर्स के अंदर इन्वेस्ट किया। बाकी अल थानी फैमिली ने, यूएस के अंदर गैस के भंडार हैं लेकिन उनके पास भी उस तरह के टैंकर्स नहीं है। जो टैंकर्स की असली सप्लाई चेन, वो एक से कैसे कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कतर के पास था। और कतर के साथ दिक्कत यह है, उसकी जो फैसिलिटी है उसने अभी कुछ साल पहले लगभग $26 बिलियन इन्वेस्ट करके बनाई थी। वो ये कह रहा है कि उसमें मुझे $20 बिलियन का तो नुकसान हो चुका है, उसे वापस शुरू करने में 4 से 5 साल लगेंगे। एक वो मीम था ना पिक्चर में,
अरे वो 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा हो गया है। कुछ वही स्थिति आज की स्थिति में कतर के साथ हो गई है। उसकी जो ऑयल गैस फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। यूएई है, ईरान है, कोई ऐसा देश नहीं है जिनकी फैसिलिटीज के ऊपर हमला नहीं है। मान लीजिए कहीं है वो सप्लाई कर सकता है तो पोर्ट्स उड़ा दिए गए हैं। तो आपने एक बॉटलनेक क्रिएट कर दिया कि मान लीजिए आपके पास चीजें हैं भी, आप उसे निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो डर है कि कहीं जाके कोई ठोक देगा। इसलिए वो छोटा सा जो हिस्सा है वो दुनिया का एक बड़ा चोक पॉइंट बन गया है। और तेल तो बहुत जगह से आ सकता है, भारत कहां कहां से क्या क्या मंगा रहा है वो भी बताऊंगा, और पूरी दुनिया ले रही है और टैंकर तैर रहे हैं समुद्र में। आप बिड कीजिए, जो पैसा आप बिड करेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन गैस के साथ दिक्कत है, गैस आसानी से नहीं आ पा रही है, सबसे बड़ी दिक्कत वही है। और पूरी की पूरी जो कतर ने फैसिलिटी तैयार की थी वो तो यूरोप के ध्यान में रखते हुए की थी, क्योंकि जो रशिया वाली पाइपलाइन आ रही थी यूरोप में वो तोड़ा दी गई थी। अब आपके पास एक ही सप्लायर है जो दुनिया की लगभग 1/3 गैस देता है, उसने दुकान बंद कर दी है। जो दूसरा दे सकता था संभावित ईरान, आपने उसकी दुकान पे ताला मार दिया है, तो आएगी तो आई कहां से। इसलिए दुनिया एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गैस क्राइसिस के सामने खड़ी है। और बहुत लोग जो आम लोग हैं वो तो ये देखते हैं भैया हमारे गैस में तो गैस सिलेंडर आ रहा है, एलपीजी आ रही है, तो गैस यहीं तक सीमित होगी। निश्चित तौर पर गैस यहीं तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तेल और गैस पर निर्भर है, और कहां कहां है हम सोच भी नहीं सकते। छोटा सा उदाहरण, फर्टिलाइजर, खेत में खाद डलता है, हमको लगता है फैक्ट्री में बनता होगा, साहब उसे बनाने के लिए भी नेचुरल गैस लगती है, उसके बनाने के लिए गैस लगती है जो कतर से आती थी, अब नहीं आएगी क्योंकि रशिया में बड़े गैस के भंडार हैं। तो भारत की बहुत सारी कंपनीज रशिया में इन्वेस्ट कर रहे थे कि वहां पे फर्टिलाइजर प्लांट लगाएंगे, सस्ती गैस मिलेगी, सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा और वहां से हम भारत में इंपोर्ट कर पाएंगे। उसे बनने में तो कई साल लगेंगे। अभी पुतिन भारत आए थे तभी बहुत सारे ऐसे एमओयू साइन हुए थे, लेकिन तब तक तो हमें मिडिल ईस्ट पे या कहीं वेस्ट एशिया पे निर्भर रहना था। पूरी दुनिया का 50% यूरिया, लगभग 46% यूरिया मिडिल ईस्ट से आता है। 46%। आपके रूट बंद है, मान लीजिए उसके पास है भी, कहां से भेजेगा, पहले तो बनाएगा कहां से, गैस प्लांट बंद है। उसके बाद जो दुनिया का 20%, टोटल फर्टिलाइजर का 20% वेस्ट एशिया से आता है, उसमें से यूरिया आधा वहां से आता है। और यह स्थिति हो गई है कि जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनके रेट डबल हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि पिछले साल से कुछ हफ्तों में कि भाई पिछले साल कुछ रेट था अब कुछ है वो डबल हो गया, नहीं, कुछ हफ्तों में नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डबल हो गए हैं। जो फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर हैं वो 50% महंगे हो गए। और एशिया में जितना सल्फर आता है ये सारे वो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, अमोनिया, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप अपना खाद बनाते हैं। आपको नई फसल बोनी है, खाद की दिक्कत आएगी, कैसे बोएंगे आप। ये फूड शॉर्टेज की तरफ, क्या दुनिया फूड शॉर्टेज की तरफ बढ़ रही है? कम से कम कोरोना में वो स्थिति तो नहीं थी। अब बस ये था आपको बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको खाना मिल रहा था। और ऐसा नहीं है फूड शॉर्टेज अब आएगी, लेकिन अगर अब फर्टिलाइजर की कमी होगी तो वो अगले 1 या 2 साल में आपको दिखाई देगी। और मान लीजिए ये युद्ध रुकता है, सब कुछ ठीक होता है, 1 साल बाद खाद आता भी है, तो आप 1 साल या 2 साल के बैकलॉग में चल रहे होंगे। तो बहुत सारे जो छोटे देश हैं उनमें तो बहुत स्थिति खराब हो सकती है। भारत में चलिए एक पीडीएस सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, कुछ टाइम हम कर भी लेंगे। छोटे छोटे देशों का क्या होगा? चाइना जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स बनाता है उसने कह दिया भाई हम सप्लाई नहीं कर रहे, हमें अपनी इंटरनल डिमांड पूरी करनी है। फिलहाल आप रशिया से नहीं ला सकते क्योंकि उनके फर्टिलाइजर प्लांट्स और अलग अलग प्लांट पे यूक्रेनियनों ने हमला किया हुआ है, तो वहां पे जो कह सकते हैं कि जो सप्लाई है वो हैम्पर हुई है। तो फर्टिलाइजर एक बड़ा सेगमेंट है जिसपे इसका असर पड़ रहा है। दूसरा एक गैस है हीलियम। हीलियम की बात बहुत चल रही है आजकल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर इन बॉटलनेक्स को ठीक नहीं किया गया तो हम उस तरफ बढ़ सकते हैं, या कम से कम इन सेगमेंट्स में दिक्कत आएगी। सरकारें, खासकर भारत सरकार, क्योंकि भैया हमें तो भारत से ज्यादा सरोकार है, वो किस तरीके से इसको ठीक करेगी ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। कोविड एक बड़ा क्राइसिस था,
सरकार ने कैसे उसे ठीक तरीके से हैंडल किया, सबका अपना अपना पैरामीटर है, वो किस चश्मे से देख रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत बेहतर उसे हैंडल किया गया। भारत का जैसा उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ सेगमेंट में, भारत ने बहुत अच्छा उसे हैंडल किया। बाकी सबके अपने अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं। दूसरा है हीलियम। हीलियम का इस्तेमाल कहां होता है? जब ये नेचुरल गैस निकलती है, उसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है हीलियम। हीलियम को भी स्टोर करना बहुत मुश्किल है। -270 डिग्री सेल्सियस पे जाके कहीं स्टोर होती है, और जब आप सप्लाई करते हैं एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको इस्तेमाल करना होता है, वरना डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसको कोई वैल्यू नहीं रहती। आपकी एमआरआई होती है ना, उसमें यूज होती है। खैर, एमआरआई की जो मशीन है बहुत सारी ऐसी डेवलप हो रही है कि हीलियम का बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आज भी एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो पुरानी मशीनें काम कर रही हैं एमआरआई की, जिसमें हीलियम का बड़ा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो छोटी छोटी चिप्स बनती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनके जो वेफर्स बनते हैं, जो मतलब आपने चिप देखी होगी ना, उसकी सफाई करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है। साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, ताइवान सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हीलियम के, क्योंकि इनके यहां उस सेमीकंडक्टर की पूरी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। अभी पीछे कुछ क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जो कारें थी अचानक से महंगी हो गई थी, क्योंकि ताइवान से चिप आने बंद हो गए थे, कुछ कंस्ट्रेंट हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप समझिए गाड़ियां अचानक से महंगी हो गई थी। और ये सारी चिप, मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूं उससे लेकर आप जिस फोन पे वीडियो देख रहे हैं वहां तक, घर में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठा लीजिए, उसमें ये चिप लगेंगी। सैटेलाइट लॉन्च होगी, उसमें लगेगी। नेशनल सिक्योरिटी में ये लगेंगी। मिसाइल बनेगी तो ये लगेंगी। हर जगह ये एआई चिप्स लगती है। क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसमें हीलियम का इस्तेमाल होता है। स्पेस टेक में होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में होता है, न्यूक्लियर रिसर्च में होता है। एक छोटी सी गैस जिसके बारे में सिर्फ हम ये सोचते हैं हीलियम का गुब्बारा उड़ जाता है, या हीलियम सूंघते हैं तो आवाज बदल जाती है। हमें हीलियम के 2 ही यूज पता थे, लेकिन हीलियम कहां कहां इस्तेमाल होती है और कहां से निकलती है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और वो सब किस तरीके से फर्टिलाइजर, पूरी इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट है। हीलियम पे किस तरीके से पूरा का पूरा टेक इंडस्ट्री बैठी हुई है, वो डिपेंडेंट है, वो हैम्पर होगी। अगर 1-2 साल कहीं दिक्कत होती है, अब कतर तो कह रहा है भैया जो बड़े बड़े प्लांट है हमारे तो 3-4 साल लगेंगे। अगर लगते भी होंगे ना 1-2 साल, वो जानबूझ के 1-2 साल खींचेगा ताकि वो प्रीमियम खाए, गैस महंगी हो उसके ऊपर। तो जो हीलियम है किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और पूरी दुनिया का लगभग 40% के आसपास कतर से आता है हीलियम। और उसने कहा कि मेरी टोटल कैपेसिटी का 14% तो परमानेंटली डैमेज हो चुका, वो शुरू ही नहीं होगा। उसे अगर शुरू करूंगा, नया इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। उसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री, यूनाइटेड एयरलाइंस बहुत बड़ी एयरलाइंस है, उसने ऑलरेडी ये अजम्पशन मान के चला है कि जो तेल है वो $175 पार जाएगा, और उसके हिसाब से वो अपनी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं। उसके हिसाब से क्या फेयर्स होंगे, किस तरीके से जॉब कट्स करनी पड़ेंगी, कितनी फ्लाइट उड़ानी है, किस रूट पे बंद करनी है, सब कुछ करना शुरू कर दिया। यानी आपकी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो महंगी होगी। कुल मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, क्योंकि क्रूड भी महंगा, गैस भी महंगी, दोनों चीजें हो रही हैं। तो यानी कि आपके घर में जो सामान आता है, सब्जी आती है, सामान, हर कुछ महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन कहां जाएगी? और इन्फ्लेशन जाएगी तो इसका मतलब उसके बाद परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोग खरीदना कम कर देंगे। घर के जो बजट है वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का, वो है इंटरनेट। बहुत सारे देशों में कह दिया, पाकिस्तान में कह दिया, थाईलैंड में कह दिया, श्रीलंका में कह दिया, अरे साहब घर से काम कीजिए, ऑफिस नहीं आना है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में भी वर्क फ्रॉम होम तो वही कर सकता है ना जिसके घर में इंटरनेट हो, या इंटरनेट बेस्ड जिसकी जॉब हो। कोई सेल्स वाला है कैसे करेगा? आईटी वाला कर सकता है, और बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो वो घर में रह के इंटरनेट पे तो काम कर सकते हैं, चलिए मान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि जो इंटरनेट केबल्स, पूरी दुनिया में इंटरनेट जो समुद्र के अंदर बिछी हुई इंटरनेट केबल्स हैं, उनके माध्यम से आता है। और ईरान और आईआरजीसी ने कहा है कि भैया अगर हमारे ऊपर ज्यादा तुमने कुछ करा तो हम इंटरनेट के केबल काट देंगे।
तो क्या दुनिया का इंटरनेट भी डिसरप्ट हो सकता है? अब इसमें भी दो मत है लोगों के। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर केबल कट जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है और आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसमें बड़ा डिसरप्शन आ जाएगा। लेकिन जो जो इस टेक से जुड़े लोग हैं, उनका यह मानना है कि उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा। कारण है क्योंकि जब ये केबल जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक तार जा रहा है और वो जाके मान लीजिए यूएई को, दुबई को भारत से जोड़ रहा है समुद्र के अंदर से। एक तार नहीं होता है, एक पूरा कॉरिडोर होता है जिसमें मल्टीपल केबल्स होते हैं। मान लीजिए एक केबल, दो केबल, चार केबल कट जाते हैं तो बाकी सारा डेटा दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। डिसरप्शन होगा, हो सकता है इंटरनेट स्लो हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाएं, लेकिन क्या परमानेंट ब्लैकआउट हो जाएगा इंटरनेट का? उसकी संभावना कम है। दूसरा, मल्टीपल ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं। मान लीजिए यूरोप से आपको एशिया में इंटरनेट लाना है, तो आप एक रास्ते से नहीं लाएंगे ना कि एक रास्ते पे 12 तार 20 तार बिछा दिए। आप मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होंगे, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे, और उसमें भी एक बड़ा कॉरिडोर होगा। यानी कि आप रेड सी से ला रहे हैं, फिर कुछ ऊपर से ला रहे हैं, कुछ अलग जगह से ला रहे हैं, इस तरीके से मल्टीपल आप कॉरिडोर्स बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कुछ जगह कुछ नोड्स तोड़ दिए गए, उनको नुकसान पहुंचा दिया गया, और वो एक वॉर जोन है, उसमें जाकर आप ठीक भी नहीं कर सकते। मान लीजिए टूट गया, कट गया, ऐसा तो नहीं है ना कि जाके कोई कंपनी जाएगी उसे ठीक करेगी। क्यों करेगी भाई? जंग लगी है, वो तो नहीं करेगी। फिर कम से कम वो जहां का नोड टूटा है, या तो वहां का इंटरनेट हल्का हो जाएगा, मतलब कम स्लो हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ये वो चीजें हैं छोटी छोटी जिनकी तरफ शायद ध्यान नहीं जा रहा है दुनिया का। लेकिन हम सिर्फ तेल और गैस देख रहे हैं, और तेल और गैस का क्या व्यापक असर है, ये इस बात की बानगी है। एक छोटा उदाहरण देता हूं। मोरबी में भारत की टाइल इंडस्ट्री है। आपके घर में जो भी टाइल बना होगा, संभवतः वो मोरबी से ही आया होगा, गुजरात से। एक साथ 800 फैक्ट्रियां हैं लाइन में, और वहां पर फर्नेसेस चलती हैं 1200 डिग्री सेल्सियस, और वो सब गैस से चलती हैं। लगभग ज्यादातर इंडस्ट्रियां आज के समय में बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि गैस सप्लाई नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर आप गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे। सप्लाई क्योंकि आपके यहां आ ही नहीं रही है। फिलहाल आपको इंश्योर करना है कि एक आम आदमी के घर में गैस पहुंचे। इंडस्ट्री उसके बाद है, पावर जनरेशन आप उससे करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत हद तक इस गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कहीं गया था कुछ जूस वगैरह पीने, तो वो भाई साहब ये बता रहे थे कि भैया जो हमारे कप आते हैं ना प्लास्टिक वाले, जिसके अंदर हम पीते हैं कोल्ड कॉफी, जूस जो भी पी रहे हैं, वो महंगे होने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री हैम्पर हो रही है। आप ये समझिए, सिर्फ वो ग्लास महंगा नहीं होगा, जो आप मान लीजिए डॉक्टर के जा रहे हैं, आपकी सिरिंज महंगी हो जाएगी, आपके जो ग्लव्स होते हैं वो महंगे हो जाएंगे, आपका प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। या तो आना बंद हो जाएगा, गैस ही नहीं पहुंची उस फैक्ट्री तक, या फिर वो महंगा हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल जो टेबलेट्स होती है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो महंगी हो जाएगी। आप समझिए किस हद तक फर्क पड़ सकता है इस सेगमेंट से, अगर गैस की सप्लाई इसी तरीके से बाधित रही। और दिक्कत क्या है ना, सिर्फ आप कोट नहीं कर रहे उस कम गैस के लिए। मान लीजिए पहले 100% गैस थी, अब मान लीजिए मार्केट में 60-70 है, तो वो सिर्फ आप नहीं खरीद रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया उसके लिए कोट कर रही है। चाइना बोल रहा है, साउथ कोरिया, जापान, यूएस, हर कोई उसके लिए लड़ रहा है। तो किस तरीके से वो इन्फ्लेट होगी, फिर आपको इंश्योर करना है कि वो आपके यहां तक आए। रबर इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन है, हर कुछ इससे हैम्पर होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया चलो मैं आपको एक छोटा एक और चीज बताता हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया होगा, घर में नहीं आएगा सिलेंडर, हम तो इंडक्शन का स्टोव है ना, वो चला लेंगे। लोग खरीदने भी लगे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर इस देश में इंडक्शन स्टोव लोग खरीदने लगे, और मान लीजिए 40-50% की इंक्रीज हो गई, लोग एलपीजी से सीधा सिलेंडर इंडक्शन स्टोव पे आते हैं, आप ये सोचिए क्या फर्क पड़ेगा उसका भी। यानी आप जो हमारा ऑलरेडी ओवरलोडेड पावर ग्रिड है उसके ऊपर एक्स्ट्रा अप्लायंसेस ला रहे हैं। यानी कि जो आने वाली गर्मी है या जो आने वाला सीजन है, उसमें हम उस तरीके से सोचिए, ये इंडक्शन स्टोव, करोड़ों इंडक्शन स्टोव जो 2000 वॉट, 1200 वॉट, 1600 वॉट अलग अलग तरीके हैं, वो इस पूरे के पूरे ग्रिड पे आएंगे। क्या उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? यानी आप
एलपीजी की शॉर्टेज से तो बच गए, लेकिन कहां फर्क पड़ेगा? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर एक जगह आप चीज ठीक करने जाएंगे, दूसरी जगह परेशानी आने की संभावना है। इन सब चीजों को सरकार को मैनेज करना है। ये बड़ा क्राइसिस सिचुएशन निश्चित तौर पर सरकार के सामने, पैनिक नहीं है, लेकिन लिटमस टेस्ट है कि आप इसमें से अपनी नाव को कैसे पार लेके जाएंगे। उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, मिस इंफॉर्मेशन को भी उससे काउंटर करना है, और आपको दुनिया के बाजार से लड़ना है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा गैस और तेल इंश्योर कर सकें कि आपके देश में आए, निर्बाधित रूप से वो सप्लाई बनी रहे। उदाहरण के तौर पर ये लगभग 2 से 3 दिन पहले का 16 मार्च तक का क्रूड ऑयल का चार्ट है, और क्रूड ऑयल आज के समय में $153 तक पहुंच गया है। हम क्या है, हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हम सिर्फ जो ब्रेंट क्रूड होता है उसका चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, आज 105 है, 110 है, 120 है, ठीक है। लेकिन जो भारत का ऑयल बास्केट है, क्रूड बास्केट है, वो मात्र ब्रेंट क्रूड से हम नहीं खरीदते हैं। हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं, अलग अलग देशों से खरीदते हैं, कुछ वहां से, कुछ वहां से, कुछ वहां से। तो जब आप उसका क्यूमुलेटिव बनाएंगे, जब आप उसको एक जगह लाकर रखेंगे, तो भारत आज के समय में जो कच्चा तेल खरीद रहा है ना, वो लगभग $156 पर खरीद रहा है। $156 पर बैरल, 156 पॉइंट कुछ है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और जब यह युद्ध शुरू हुआ उससे पहले दिन वो 70 था, यानी आप 70 से 156 पर आ गए हैं। लगभग आपने दोगुनी से ज्यादा पैसा आप देने लगे हैं उस तेल को खरीदने के लिए। अब जो सरकारी कंपनी है, कब तक वो उस जो बोझ है उसको वहन कर पाएंगे? निश्चित तौर पर एक लिमिट है, हो सकता है चुनाव के बाद तक हो, उसके बाद तो निश्चित तौर पर वो जनता को देना पड़ेगा अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, अगर वो सप्लाई लाइंस इंश्योर नहीं होती हैं, अगर तेल के दाम नीचे नहीं आते हैं। और कम से कम महीना तो मुझे नहीं लगता कि कई चीजें जा रही हैं। और आज अगर ये युद्ध रुकता है आज, तो भी 2 से 6 महीने ऐसे लगेंगे जब आप चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। तब जाकर बहुत चीजें, गैस को छोड़कर और बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे सेटल होनी शुरू होंगी। गैस में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होगा, फिर जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं उनको फिर धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। और समझिए, कोरोना में एक बार जो इंडस्ट्री बंद हो गई, उसे दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। अगर गैस की कमी से, इन्फ्लेशन की वजह से, इन चीजों की वजह से इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि चलिए आज बंद हो गई, 2 हफ्ते बाद खोल लेंगे। नहीं साहब, बहुत फर्क पड़ता है, नहीं खुल पाएंगी। इसलिए क्या ये आने वाले लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है क्या? बहुत छोटे छोटे देशों में ऑलरेडी हो चुका है। श्रीलंका में कह दिया भैया 2 दिन मत आना, पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम कह दिया, थाईलैंड में अलग चीज कह दी, अलग देश में अलग है, सब जगह चल रहा है। सिंगापुर है, हांगकांग है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां निश्चित तौर पर धीरे धीरे लोग हीट फील करने लगे। तो भारत महंगा तेल भी खरीद रहा है और गैस की इस क्राइसिस सिचुएशन से भी निकलना है। लेकिन इस बीच भारत ही मात्र दुनिया में एक ऐसा देश होगा जो मुझे लग रहा है कि जो रशिया से भी तेल खरीद रहा है, क्योंकि मैंगलोर पोर्ट पे आज के समय में रशियन क्रूड ऑयल भी पहुंचा है। उसके अलावा जो यूएस का एलएनजी टैंकर है वो भी पहुंचा है, और जो ईरानियन गैस का जो टैंकर है वो भी पहुंचा है। तो भारत तीनों से खरीद रहा है, हर जगह से भारत को सामान आ रहा है। अब जो यूएस है उससे 13 एलपीजी टैंकर आने हैं भारत को। मैं कह रहा हूं ना, ये निश्चित तौर पर एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन उसमें से कैसे निकलना है ये सरकार का लिटमस टेस्ट है। और पहले भी सरकारें, जो ये सरकार है उसको कई बार हैंडल कर चुकी है, पूरी उम्मीद है इस बार भी करेगी। लेकिन हाँ, 100% कर पाएगी, 100% इंसुलेशन होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व कर ली जाएगी। 13 एलपीजी के टैंकर्स ऑलरेडी यूएस से आ रहे हैं, जो 3.5 लाख टन के लगभग एलएनजी लेकर आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि वहां से आने में लगभग 41 दिन लगते हैं, यानी कि कोई चलेगा भी तो 41 दिन बाद आएगा। तो इतना तो आपको मेंटेन करके चलना है। आपके जो 22 जहाज फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, आपको उनको निकालना है। 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, 2 और आ रही हैं, जिसमें 2 टैंकर हैं जो आ रहे हैं, जिनका नाम है जग वसंत और पाइन गैस। एक बीपीसीएल का है और दूसरा आईओसीएल का है। और इसमें सबसे बेहतर बात क्या है कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे थे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
जब वो इससे निकल रहे थे, ये जो बारीक सी जगह है, तो ओमान के नेवल बेस के पास तक, ओमान के पोर्ट के पास तक जो इरानियन नेवी है, ईरान की नेवी है, उसने एस्कॉर्ट किया। यानी जो भारत के प्रधानमंत्री ने पेजेस्कियां से बातचीत की थी, उसके बाद ये निकल के आया कि भारत के 2 टैंकर वहां से निकले हैं, एक कुवैत से आया है, एक यूएई से आया है, लोड हो चुके थे, वहां फंस गए थे, यहां से निकले हैं, ईरान की नेवी ने उसे एस्कॉर्ट किया, उसके बाद ओमान के पोर्ट के पास से इंडियन जो नेवी है वो उन्हें लेकर आ रही है। तो भैया भारत तो अपनी चीजें इंश्योर कर रहा है। अर्जेंटीना से एक टैंकर बुक हुआ है जो 19,000 टन का है, उसके अलावा 7 रशियन टैंकर जो चाइना जाने वाले थे भारत आ रहे हैं। अब जो बिडिंग वॉर शुरू हो चुकी है पूरी दुनिया में कि भैया खरीदना है किसी भी कीमत पे। अच्छा ये टैंकर वहां जा रहा है, पता कितने पे जा रहा है, अरे 150 पे जा रहा हूं, ले 160 पकड़, इधर आ जा। आज ये स्थिति है इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड के लिए, गैस के लिए, हर कोई, और खासकर रशिया, खासकर जो चाइना, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब है, सिर्फ ये देश बंद नहीं होंगे। इन देशों में जो प्रोडक्शन होता है, जो पूरी दुनिया में जो सामान जा रहा है, वो हैम्पर हो जाएगा। भारत एक कंजम्पशन मार्केट है, मैन्युफैक्चरर भी है, एक बड़ी आबादी भारत में रहती है, हर 5 में से दुनिया में एक आदमी भारत में रहता है, उसको फर्क पड़ता है। और फर्टिलाइजर की जब बात कर रहा था, ऑलरेडी यूएस में 25% की शॉर्टेज हो चुकी है, ये स्थिति है। तो क्या दुनिया लॉकडाउन की तरफ जाएगी? देखिए ये तो समय बताएगा किस तरीके से ये युद्ध कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं वो 5 दिन के लिए अभी बात करेंगे, जो भी है, बहुत कुछ चल रहा है। शेयर मार्केट में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, गोल्ड प्राइस गिर रहे हैं, सिल्वर गिर रहा है, मतलब हर जगह अनसर्टेनिटी है। कोई शॉर्ट ये नहीं कह सकता कि भैया कल को ये होगा। ईरान के नतांज के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला किया जाता है तो वो जो इजराइल का डिमोना है उसके ऊपर मार देता है। कल को एक आधा ड्रोन मिसाइल ज्यादा ही इधर उधर हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन होने लगा, या आपने किसी का न्यूक्लियर फैसिलिटी उस हद तक उड़ा दिया कि उसे लगा कि भैया ये मेरा थ्रेशोल्ड पार हो गया, और कोई सही में न्यूक्लियर चला दे एक दूसरे के ऊपर, फिर क्या स्थिति होगी। तो अभी कुल मिलाकर भारत की प्रायोरिटी सिर्फ अपने हित सिक्योर करना है, और वो उसी में लगा हुआ है। और दुनिया में जो ये नेता हैं, ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, देखिए ट्रंप की मजबूरी है उसकी एप्स्टीन फाइल नेतन्याहू के हाथ में, और नेतन्याहू की ये मजबूरी है कि अगर वो इस युद्ध को यहां छोड़ देता है तो भैया वो पॉलिटिकली डेड है, या जो यहूदी लॉबी उसके पीछे खड़ी है वो जो ये देख रही है कि ये लास्ट मौका है, या ये सही मौका है ईरान को खत्म करने का, उस रिजीम को खत्म करने का, शायद दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि शायद ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें दोबारा ना मिले। तो वो भी पूरा लगा हुआ है, और ईरान तो लगा ही हुआ है, क्योंकि उसने तो कह दिया भाई ये मेरी सर्वाइवल की जंग है। और हाँ, एक खबर और उड़ी थी कि भारत के जो टैंकर्स पास हो रहे हैं वो $2 मिलियन का रैंसम, मतलब भारत नहीं हर एक से ले रहा है कि किसी का भी शिप भेजना है तो उसे $2 मिलियन आपको ईरान को देने पड़ेंगे। टोल चुंगी लग गई है वहां पे। तो ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, उसने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। एक किसी ईरान के नेताजी ने बयान दे दिया, ये उनका पर्सनल बयान है, ईरान किसी से कोई टोल नहीं ले रहा। हाँ, लेकिन शिप बाय शिप वो नेगोशिएट कर रहा है, बातचीत हो रही है कि हाँ इसे जाने देना है, इसे नहीं जाने देना है, और उसको बाकायदा वो एस्कॉर्ट करता है, एक प्रोवाइड कराता है लेन कि आपको इस रास्ते से जाना है, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सी माइंस वगैरह भी उसने भी छाए हुए हैं कि भैया समुद्र में अगर वो उनसे टकराते हैं तो शिप्स उन्हें भी नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर ट्रंप पीछे हट नहीं सकते, नेतन्याहू पीछे हट नहीं सकते, ईरान कहीं जा ही नहीं सकता, वो तो ऐसी जगह फंसा है। तो बहुत कुछ आपस में ऐसा उलझ चुका है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या 2008 की क्राइसिस से ज्यादा, क्या कोविड से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि तब तो बीमारी ठीक हो गई थी, आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ था, जहां से गैस तेल निकलता हो, प्लास्टिक बनती हो, फर्टिलाइजर बनता हो, कुछ भी नहीं बनता, सब ऐसे के ऐसे ही थे। लोग कुछ दिन घर बैठे थे, वापस आ गए थे। लेकिन अब की बार तो भैया लोग जाएंगे कहां, किस फैक्ट्री में जाएंगे? तो सप्लाई लाइन टूटने का डर है। और तब के अपेक्षा अब भारत, दुनिया जिस तरह के कर्ज में दबी है, तो भैया अब उससे रिकवर होना बहुत मुश्किल है। देखते हैं स्थिति कहां जाएगी। जो भी इस पे डेवलपमेंट होगा आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।